गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ, अब अपन स्टार्ट कर सकते हैं। आज हमारा सेक्शन जो स्टार्ट होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का कौन सा पार्ट स्टार्ट होने वाला है बच्चों? सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है बच्चों। क्या स्टार्ट हो रहा है? मैंने एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर का नाम नहीं बोला है। ये पार्ट क्या है बच्चों? 2 है। फर्स्ट पार्ट में हम सिर्फ डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स। उसमें भी पोटेंशियल मैंने हल्का फुल्का बता दिया, लेकिन इस पोटेंशियल को बताने के पीछे के भी एक कारण है, क्योंकि पार्ट 2 के अंदर मैं वापस इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फिर से डिस्कस करूंगा। फिर आता लास्ट में पार्ट 3 जिसमें हम पढ़ेंगे ओनली कैपेसिटेंस। तो पार्ट 2 को स्टार्ट करने से पहले एक बड़ा सिंपल सा दुविधा भरा सवाल आप सबके सामने है। क्या लिखा है बच्चों? एरिया। क्या तुम मुझे एरिया की एसआई यूनिट बता सकते हो? क्या तुम मुझे इसकी डायमेंशन बता सकते हो? L² सही है, L2 लिख दो। अब बताओ ये एरिया जो है ये स्केलर है या वेक्टर है? क्या लगता है बच्चों, ये वेक्टर है या स्केलर है? मतलब एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है। हर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, कभी कभी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। दोज फिजिकल क्वांटिटी हु हैज नीड द डायरेक्शन दैट इज नोन एज वेक्टर्स। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े उसे स्केलर। खुशबंद क्यों नहीं आया बेटा? गाँव ठीक है। तो समझ रहे हो बच्चों स्केलर और वेक्टर का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पर एरिया स्केलर है या वेक्टर है? क्या लगता है? ठीक है, चेक करते हैं अपन, है ना। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या बना बच्चों, एक बॉक्स बना है। क्या बनी है? क्या क्या बोल रहा है? कुछ भी। दैट इज एक्स डायरेक्शन। और इसे अपन क्या बोलेंगे बच्चों? ये हमारे लिए वाई डायरेक्शन है और ये हमारे लिए जेड डायरेक्शन। मुझे ये वाला फेस देखना है बच्चों पूरा, वो भी यहां खड़े होते हुए। क्या पॉसिबल है क्या? सोचो जरा। मुझे ये वाला फेस देखना है यहां खड़े होते हुए, ऐसा पॉसिबल? इवन मैं यहां खड़ा भी नहीं हो सकता देखा जाए तो, लेकिन मान लेते हैं ना कि मैं हूं। कौन सा वाला? एसआर के वाला? ब्राउन रंग वाला नहीं, एसआर के वाला बादशाह जो दीवार पे भी चलता है ना बच्चों, बादशाह ओ बादशाह। ठीक है, अगर मुझे ये वाला फेस देखना है, ये वाला, और यहां खड़े होके देखना है, पॉसिबल है क्या? नहीं है। इसका मतलब किसी भी फेस को देखने के लिए तुम्हें उसके डायरेक्शन में खड़ा होना पड़ेगा। पता चल गया कि किसी भी फेस को देखने के लिए, किसी भी एरिया को देखने, फेस मतलब सरफेस, सरफेस मींस एरिया, और उसे देखने के लिए तुम्हें उसकी डायरेक्शन में खड़ा होना पड़ेगा। कौन सी डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर टू द फेस। जैसे एग्जांपल मैं नाम देता हूं किसका बच्चों? टेलीविजन का। अब तो टेलीविजन बंद हो गया, अब तो एलईडी आ चुके हैं, ठीक है ना। एक्चुअली में जब हम टीवी देखते हैं और सोफे पे बैठ के अपन टीवी देख रहे हो तो बिल्कुल फैल के देख रहे हैं, सिस्टमेटिक तरीके से अनुपमा चल रहा है और फैल के देख रहे हैं, जबरदस्ती देखना पड़ रहा मान लेते हैं ना, घर वाले देख रहे हैं इसलिए सोफे पे फैले। अब जैसे ही वो खत्म होगा फिर हमारी बारी आएगी टीवी देखने की, तो हम भी कुछ सीरियल लगाएंगे या कुछ ना कुछ वेब सीरीज लगाएंगे, उसको लगा के छोड़ देंगे और देखते रहेंगे सोफे पे बिल्कुल फैले हुए। यही अब सिनेरियो चेंज कर देता हूँ। इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है और मैच है फंसा हुआ, तब भी क्या तुम उसी तरीके में देखोगे क्या मैच, सोफे पे फैलते हुए? नहीं। किस तरीके से देखोगे? सीरियस होके बिल्कुल सीधे बैठ जाओगे पहले तो। फिर विराट कोहली जब वो एक स्टेप आगे बढ़ के वो इतने हाई लेवल की बॉल पे जब 6 उड़ाएगा, उसको ढंग से देखने के लिए तुम टीवी के अंदर घुसने का प्रयास करोगे। टीवी के अंदर घुसने का नहीं, तुम टीवी के बिल्कुल कहां खड़े होने का प्रयास करोगे? परपेंडिकुलर टू द टीवी। क्यों ऐसा क्यों करते हो? देख तो तुम वहां पे भी रहा था, क्योंकि तुम एक भी सीन मिस नहीं करना चाह रहे कि कैसे स्टेप आउट किया, कैसे उसने शॉट मारा और कैसे पाकिस्तानी पागल हो रहे हैं। ये सारे सीन तुम्हें अपनी आंखों में बसाना था, तो तुम उस टीवी के बिल्कुल सामने जाके एकदम खड़े हो गए और तुम्हारी आंखों की पुतलियों को भी तुमने बाहर निकाल दिया पूरा, जितना पॉसिबल हो सके मैक्सिमम डिफरेंशिएट करके।
इस कंडीशन को बोलते हैं बच्चों एरिया। जो होती है ना वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। किसी भी चीज को पूरा देखने के लिए तुम्हें उसके सामने जाके खड़ा होना पड़ता है। अब मैं तुम्हें बोलूं कि पीछे वाली जो दीवार है उसमें एक स्विच बोर्ड है, उसमें कितने स्विचेस लगे हैं, पीछे देखे बिना बताना है तो बता सकते हो? नहीं। मानसी चीटिंग कर रही है, मानसी चीटिंग कर रही है, मानसी इज ए चीटर है। नो है, देख लो पीछे है ना। तो इसका मतलब तुम्हें उस स्विच बोर्ड के स्विच गिनने के लिए उसके सामने देखना पड़ा। इसका मतलब किसी भी एरिया को देखने के लिए तुम्हें उसकी डायरेक्शन में जाना पड़ता है। तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, ना कि स्केलर। हजम होगी इतनी सी बात कि एरिया आज से मतलब जिसको पता था उसके लिए बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता था उसको बता देता हूं कि एरिया जो है वो कौन सी क्वांटिटी बच्चा हमारे लिए, वेक्टर क्वांटिटी। अब मैं एरिया की वेक्टर के बारे में बता देता हूं कि एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है बच्चों, परपेंडिकुलर टू द फेस। समझ गए? क्या होती है बच्चों? फेस के परपेंडिकुलर होती है। और सुनो, मैंने एक बॉक्स बनाया और इस बॉक्स के अंदर डायरेक्शन भी शो कर रहा हूं बच्चों। ये कौन सी डायरेक्शन है? एक्स डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन है? वाई डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन है? कोई सी भी डायरेक्शन नहीं, जेड डायरेक्शन चलेगा। जेड। ये कौन सी है? एक्स। और ये वाई डायरेक्शन। कहते हैं कि इन सबकी लेंथ बता देता हूं। ये हमारे पास लेंथ हो गई, ये हमारे पास विड्थ हो गई, और ये हमारे पास क्या हो चुकी है बच्चों? हाइट हो चुकी है। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इसका एरिया कितना होगा? हाँ बच्चे बताओ ना, कितना होगा इसका एरिया? एक तो इसमें विड्थ आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है? हाइट। तो इसका एरिया हो जाएगा बी एच। लेकिन अगर एरिया वेक्टर बनाना है तो इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर डायरेक्शन खींचो जो कि कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। इसलिए एरिया वेक्टर जो होगा वो बी एच आई कैप हो जाएगा। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में बदलना हो तो क्या करना चाहिए? यूनिट वेक्टर उसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो। इसी प्रकार बच्चों ये वाली भी साइड देख लो, तुम्हें इसका एरिया निकालना है तो कैसे निकालोगे? पीछे वेक्टर लोगे, बना दो बच्चों, बी इंटू एच आई कैप, लेकिन आगे क्या आ जाएगा? माइनस का। इसी प्रकार नीचे वाले का एरिया अगर तुम्हें देखना है तो बताओ जरा इसके लिए। बी और एल आ रहा है क्या? लेकिन नीचे जा रहा है इसलिए क्या होगा? जे के, वो भी कैसा? माइनस का। और ऊपर वाले के लिए बताओ, ऊपर जा रहे हैं जे के, लेकिन कौन सा बच्चों? प्लस का। हजम हो रही बात? फिर सामने वाला फेस देखो, सामने वाला फेस दिख रहा है क्या? कौन सा वाला? मैं इस वाले फेस की बात कर रहा हूं। तो इस वाले फेस का एरिया वेक्टर अगर बनाऊं तो पता है वो सामने आएगा। सामने को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मान लो डॉट से, क्योंकि पेज के बाहर आने वाली डायरेक्शन हमेशा डॉट से रिप्रेजेंट की जाती है। डॉट मतलब एरो बाहर आ रहा, जैसे एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे मान लो कोई एरो है, अगर वो सामने से आएगा तो मुझे तो उसका टिप दिखेगा, और वो चला जाएगा तो मुझे इसका पीछे वाला पोर्शन दिखेगा जिसमें क्रॉस लगा हुआ रहेगा। तो सामने से अगर कोई एरो आ रहा है तो वो तो टिप बताएगा, जा रहा है तो वो क्रॉस बताएगा। तो इसका वेक्टर बता रहा हूं बच्चों, ये एल है और ये क्या है बच्चों? हाइट। तो एल इंटू एच, वो भी कैसा? के, क्योंकि सामने की तरफ आ रहा है। समझ में आ गया? एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब मैं एक और टॉपिक पढ़ाता हूं। एक्चुअली में अब टॉपिक आएगा हमारा, क्या लिखा हुआ बच्चों? फ्लक्स। तो पहले मैं तुम्हें बता रहा हूं बच्चों किसके बारे में? फ्लक्स के बारे में। फील करवाओ, व्हाट इज द मीन बाय फ्लक्स। तुम्हें फ्लक्स के बारे में क्या क्या लगता है? अपनी धारणाएं बताओ। एकदम से बाहर निकलना, और फ्लक्स का वास्तविक अर्थ होता क्या है? क्योंकि फ्लक्स अगर समझ में आता है तो अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ग्रेविटेशनल फ्लक्स, फ्लक्स 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 पढ़ सकते हैं। पहले अपन को ये पता होना चाहिए फ्लक्स क्या होता है।
मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये वो फलाना टीम का, हम सिर्फ बात कर रहे हैं व्हाट इज द मीन बाय फ्लक्स। मुझे फील कराओ द वर्ड फ्लक्स, फ्लक्स के बारे में सडनली एकदम से इंस्टेंटेनियस, नहीं नहीं नहीं, एक एग्जांपल देके समझाओ कोई फ्लक्स के बारे में। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, तुमने तुम्हारी घसका लगा दी, वैसे तुम्हें पता है फ्लक्स होता क्या है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ किसी एक एग्जांपल से। भरी सर्दी में हम शावर यूज में नहीं लेते, नहीं लेते। जिसके घर पे गीजर लगा वो साइड में रहना, जिसके नहीं लगा हुआ वो शावर यूज में नहीं लेते, ठीक है ना। क्योंकि किसी के घर में ऐसे गीजर लगे हैं कि दोनों घुमाए तो ठंडा पानी और गर्म पानी मिक्स होके शावर के साथ आ जाता है ना। इतने अमीर हम अभी तक बने नहीं है ना। तो शावर जो है भरी सर्दी में यूज में नहीं लेते, जैसे जैसे सर्दी खत्म होती है तो होली के आसपास अपन शावर यूज में लेना स्टार्ट करते हैं। तो उस समय शावर को जब हम स्टार्ट करते हैं ना तो वो शावर धीरे धीरे स्टार्ट होने का प्रयास करते, क्योंकि वो भूल जाता है कि मैं शावर से याद दिलाना पड़ता है। उसमें शायद कचरा फंस जाता होगा या XYZ, जिससे शावर ब्लॉकेज हो जाता है। तो उसको ओपन कैसे करते हो? तो मैं बताता हूँ। मैं तो क्या करता हूँ, कपड़े धोने का जो ब्रश आता है ना बच्चों, उसे 3-4 थप्पड़ मार देता हूँ मैं तो। एक तो होता साफ करना, साफ नहीं, ब्रश लिया और उसके मुंह पे 1 2 3, तो उसके ब्रश के जो छोटे छोटे पतले पतले रेशे हैं वो उसके रोम छिद्र में घुस जाते होंगे, और जैसे ही रोम छिद्र में जाते हैं वापस बाहर आते हैं तो सारा कचरा साफ। अब मैंने शावर जब ऑन किया उस समय पानी ज्यादा आएगा या उससे पहले पानी ज्यादा आ रहा था? दैट इज कॉल्ड फ्लक्स हैज बीन इंक्रीज्ड। इसका मतलब होता है फ्लक्स। फ्लक्स होता है नंबर ऑफ वाटर लाइन पासिंग थ्रू द पर यूनिट एरिया। जैसे हमारे घर पे शावर लगा हुआ है बिल्कुल ऐसा मस्त, समझ गए बच्चों? मैंने जानबूझ के क्रॉस सेक्शन उसका स्क्वायर टाइप का लिया है। इसमें से जब पानी आता है ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, यही है। कुछ कुछ में से नहीं आ रहा, कुछ कुछ में से आ रहा। 3-4 दी थप्पड़, अब क्या होगा? सबसे आ रहा बाहर। तो क्या हो रहा बच्चों? फ्लक्स इंक्रीज हो गया। तो वाटर लाइन पासिंग थ्रू दैट एरिया, नंबर ऑफ वाटर लाइन पासिंग थ्रू दैट एरिया, नंबर ऑफ वाटर लाइन। पहले वाटर लाइन मान लो इसमें टोटल जो छेद है ना वो 50 है। पहले कितने काम कर रहे थे? अब 50 के 50 काम नहीं कर रहे, अभी भी कुछ ना कुछ भरे हो सकते हैं, 36 या 40 काम कर रहे हैं। तो उसका मतलब फ्लक्स तो बढ़ गया है ना। तो फ्लक्स का मतलब समझ में आ गया, ये होता है वास्तविक अर्थ ऑफ फ्लक्स। अब यही वाटर लाइन को तुम रिप्लेस कर दो किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट एरिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट एरिया नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फील हो गया? क्योंकि हमने कभी इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं देखी, ना ही फ्लक्स देखा है, बट आई कैन सी द शावर एज वेल। हम शावर को देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि एक्चुअली में शावर के साथ जो हो रहा है वही का वही काम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट एरिया, नंबर ऑफ फील्ड लाइन जितने एरिया से पास होती है, जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइन एरिया से पास होती है नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट एरिया फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फील हो गया ये? तो फ्लक्स का मतलब होता है, मैं यहां लिख देता हूं बच्चों शॉर्ट में, चलेगा? बिफोर समर, है ना, और आफ्टर विंटर। बेटा आफ्टर समर करोगे तो दोनों टाइम में बंद ही रह जाएगा वो। तो इसमें क्या होगा बच्चों? लो वाटर लाइंस, हाँ या ना, और इसमें हाई वाटर लाइन ज्यादा रहेगी। इसका मतलब लो वाटर फ्लक्स, सही है क्या? और क्या बोलेंगे? हाई वाटर फ्लक्स। अच्छा लगा? फ्लक्स समझ में आ गया? इस एग्जांपल से समझ में आ गया? ये एक और एग्जांपल दूं, एक और दे देता हूं। भरे मेले में, आज दशहरा है बच्चों, बचपन में मेरे पापा मेरी छोटी सिस्टर को और मुझे दशहरा दिखाने ले गए। कहाँ ले गए? पटेल मैदान, ठीक है।
मेरी बहन छोटी थी तो कंधे पे बिठा लिया और मुझे हाथ पकड़ के ले गए। जब पटेल मैदान का एंट्री गेट था उसके अंदर हम एंटर हो रहे हैं तो बाहर बलून वाले खड़े हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना, बलून लूंगा तो पापा खींच के ले गए अंदर। फिर वहां पर इतनी भीड़ थी कि वहां पर सिर्फ रावण दिख रहा है, बाकी हम तो हाइट छोटे थे तो हमें सिर्फ रावण दिख रहा है क्योंकि उसकी हाइट बहुत बड़ी थी। बाकी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा कुछ पता नहीं, बहुत शोर शराबे की आवाज आ रही है, कहीं आग लगने की आवाज आ रही है, तो लंका दहन हो रहा है, रामायण चल रही थी पूरी, है ना। लंका भी दहन होता है, फिर राम भगवान और हनुमान जी और इन सबके बीच में युद्ध भी हो रहा है, बहुत सारी चीजें हुई और हमें सिर्फ पापा बता रहे हैं कि देख ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। फिर रावण जल गया और हम सब देख रहे हैं, कंधे पे मेरी सिस्टर बैठी हुई और मेरे को सब अच्छा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद छुट्टी हो गई, सब फ्री हो गए। तो जिस गेट से हम एंटर हुए थे उस गेट से ही बाकी सब लोग एंटर हुए, आराम से एंटर हुए थे, कोई धक्का मुक्की नहीं थी, सब आराम से एंटर हुए, आराम से मजे लिए। अब क्या हुआ कि रावण जल के भस्म हो चुका है। अब उसी एंट्री गेट से बाकी लोग भी आराम से ही निकल सकते हैं ना, लेकिन नहीं, सबको एक साथ निकलना है बाहर। उसी एक एंट्री गेट से एग्जिट गेट भी वही है, तो सबको एक साथ ही निकलना है, हमको भी एक साथ ही निकलना है। तो उस गेट पर हम कम से कम आधे घंटे फंसे रहे, सिर्फ गेट के एक कदम आगे बढ़ने में भी आधा घंटा लग गया हमें, इतनी भीड़ थी। अब बताओ उस पर्टिकुलर एरिया से नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स पासिंग थ्रू बढ़ गए क्या जब एग्जिट हो रही है, और जब एंट्री कर रहे तब आराम से जा रहे थे, जबकि नंबर ऑफ फील्ड लाइन उतनी ही है। इसे भी बोलते हैं फ्लक्स हैज बीन इंक्रीज व्हेन एग्जिट, और फ्लक्स लो था जब एंट्री कर रहे थे। समझ गए बच्चों कहानी, एक तो ये तरीका है। तो फ्लक्स का वास्तविक अर्थ तो मतलब यही होता है, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आता तो फ्लक्स को तुम याद रख सकते हो बच्चों, किससे, प्लस से। बटन दबाया ज्यादा पानी आ गया एक साथ, प्लस कमोड का फ्लक्स दबाते हो ना तुम, तो बटन दबाते तो एकदम से सारा पानी आता है, तो उसके पीछे का भी कारण क्या है, फ्लक्स ही है, ठीक है। अपन आगे चलते हैं बच्चों, टॉपिक का नाम रखते हैं अपन हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या लिखते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बनाने के लिए मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक, वाह क्या लाइन बनाई है, सीधी नहीं होगी ना तू आप जाओ यहां से, देखते जाना बच्चों, 1 2 3 3.5 4 ठीक है, मुंह का कर रही हूं देखना बच्चों, क्या बना रहा हूं बच्चों मैं, एक, ये सही लग रहा है मुझे, 1 2 और 3। इसको मैंने क्या कर दिया, थोड़ा थोड़ा टेढ़ा कर दिया, इसको क्या कर रहा हूं मैं, बिल्कुल टेढ़ा कर दिया। यू कैन सी कि इसका एरिया वेक्टर इधर आ रहा है, हाँ या ना, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा और इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, कहते हैं कि जो वास्तव में यहां लिख देता हूं ना, फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया, वो भी कैसा, क्लोज्ड एरिया होना चाहिए, उसमें से पास होने वाले नंबर ऑफ फील्ड लाइन को फ्लक्स बोलते हैं। चलिए मैं, क्या तुम इसको ऐसे बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया, हाँ या ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया। तुम देख पा रहे हो कि यहां का अगर फ्लक्स निकालो जाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया, मानते हो कि नहीं मानते, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर जा रही है बताओ, यही है क्या,
क्या हर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम रहेगी क्या? चेंज थोड़ी हो रही है, नहीं, बट एरिया चेंज हो रहा है। एरिया का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, बट एरिया का डायरेक्शन जरूर चेंज हो रही है। तुम देख पा रहे हो कि जैसे जैसे डायरेक्शन बदलता हूं वैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फील्ड लाइन निकल रही है। इसमें से कितनी पास हो रही है अब? 1 2 3 4 5 6, इसमें से कितनी पास हो रही है? एक भी नहीं बच्चों। ढंग से देखो ये डायग्राम, ढंग से देखोगे ना तो ये ऐसे पड़ी हुई है। थाली मान लो ना, थाली, ये थाली ऐसे पड़ी थी, फिर थाली टेढ़ी, फिर थाली ऐसे होगी, तो फील्ड लाइन तो पार हो गई ना, इसके अंदर से थोड़ी जा रही है ऐसे नागिन बनते हुए, साइनोसॉइडल थोड़ी है, वो तो सीधी निकल रही है जड़ते हुए। मानते हो नहीं मानते हो? तो उसमें से पास होने वाला जो फ्लक्स टोटल जो तुम्हें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 0। और इस समय कितना मिल रहा है बताओ? क्या तुम ऐसे बोल सकते हो कि इस समय मैक्सिमम है और इस समय कितना है? 0। तो जरा सुनो बच्चों, ये एंगल कितना है? तो देखा जाए तो जहां एंगल बनता है वहां उसकी डायरेक्शन ये होगी, और जहां नहीं बनता वहां उसकी डायरेक्शन नीचे होगी। अब बताओ मुझे ए साइन थीटा के साथ जाना चाहिए या ए कोस थीटा के साथ जाना चाहिए? क्या लगता है किसमें से नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा निकलेगी? ए कोस थीटा से। इसीलिए जो फाई होगा मेरा वो ई ए कोस थीटा हो जाएगा क्या? हाँ या ना? अब तुम पता ई ए कोस थीटा को लिखेंगे क्या? ई डॉट ए। कैसा लगा बच्चों फॉर्मूला? इससे ये भी साबित हो गया, हम फिजिक्स में जब भी कोई नया टॉपिक पढ़ते हैं तो 4-5 चीजें पढ़ते हैं ना उसके बारे में। पहली चीज डेफिनेशन हो गई, दूसरी चीज फॉर्मूला हो गया, तीसरी चीज यूनिट। तो वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, हाँ या ना? कैसे वोल्ट इंटू मीटर लिख दूं, और एक होता बच्चों न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, सही है? यूनिट हो गई। डायमेंशन बताओ, वोल्ट इंटू मीटर है बच्चों, वोल्ट होता है वर्क डन अपॉन चार्ज इंटू मीटर। वर्क डन की डायमेंशन m1 l3 t -2 और नीचे a1 t1। क्या हो गया? तो बेटा मीटर को भी तो देखा है मैंने। हाँ तू तो कहते रही है बेटा जीवन भर, कहते कहते निकल लेगा एक दिन। m1 l3 t माइनस का 3 a माइनस का 1, समझ गए क्या डायमेंशन? कंजस्टेड एरिया बच्चों। पांचवी चीज स्केलर है या वेक्टर है? हो गया काम खत्म, समझ गए क्या? डॉट प्रोडक्ट आती पता चल गया कि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी। फ्लक्स वेक्टर पे डिपेंड नहीं करता, बट फ्लक्स जिससे आ रहा है वो दोनों वेक्टर पे डिपेंड करते हैं। दे बोथ द वेरिएबल्स नीड्स डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज एरिया, बट नॉट फ्लक्स। फ्लक्स को डायरेक्शन की जरूरत नहीं। समझ गए बच्चों? बहुत नॉर्मल तरीके से समझा रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई इसमें। हजम हो रही बात इतनी सी, ठीक है? तो फ्लक्स के कुछ क्वेश्चंस देखना चाहोगे, है ना? फॉर्मूला एक बार देख लो, घूर लो बच्चों। उतारना चाहो तो ये 2 फॉर्मूले उतार लो, एक और ये 2, क्योंकि क्वेश्चन इसी के आधार पर करेंगे। जानम देख लो, दिखाऊं? ठीक है। फ्लक्स पे बनने वाले जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं? फ्लक्स बराबर ई डॉट ए, सही है क्या? कभी कभी फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट डी एस। क्या होता है बच्चों? तो ये छोटा फ्लक्स देता है, क्या देता है बच्चों? स्मॉल फ्लक्स। इसीलिए दोनों तरफ क्या किया जाता है बच्चों? इंटीग्रेशन किया जाएगा, ताकि तुम्हें क्या मिले? नेट फ्लक्स मिल जाए। बस कंडीशन अप्लाई, जो सरफेस होगा, जो रीजन होगा, वो कैसा होना चाहिए? ये जो सिंबल होता है ना, ये फाई नहीं है, ये किसका सिंबल है बच्चों? तो मैं इसके बारे में चर्चा कर दूंगा आगे, है ना? फिलहाल क्लोज का मतलब होता है
क्या लेंगे बच्चों अपन? बंद रीजन लेंगे। बंद रीजन मतलब क्लोज्ड क्षेत्रफल। ठीक है, और देखो पाई का फॉर्मूला एक और आ गया बच्चों, ई ए कॉस थीटा। हमें मान लो ई दे दिया जाए 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम है ना, हाँ सही है। और एरिया दे दिया जाए बच्चों 4 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। और इन दोनों के बीच में एंगल बोल दिया जाए, 0 पर भी बता दो, 90 पर भी बता दो, और किस पर बता दो, 180 पर भी बता दो, है ना। ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है, नहीं करवा रहा मैं इसको सॉल्व, मैं तो तुम्हें बेसिक बता रहा हूं कि थीटा की वैल्यू 0 हो सकती है, थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, और थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है। कहते हैं कि थीटा की वैल्यू अगर 90 से छोटी आ जाए तो यहां पर थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी आएगी, हाँ या ना, लेकिन 180 से अंदर है सारी। अच्छा 90 से छोटी आने का मतलब होता है 90 से पहले, 90 से पहले कोस थीटा हमेशा क्या होगा, तो फ्लक्स भी क्या मिलेगा, और 90 से बड़ा कोस थीटा हमेशा क्या होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, और यहां पर नेगेटिव होने का मतलब फ्लक्स भी क्या मिलेगा। अच्छा मोरी ये बात, तो फ्लक्स स्केल वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होने के बावजूद भी प्लस माइनस हो रहा है। वर्क डन भी तो होता था, वर्क डन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और जीरो भी होता है। जैसा वर्क डन में था 0 90 और 90 से ज्यादा, तो इसमें वर्क डन पॉजिटिव, इसमें वर्क डन 0, इसमें वर्क डन नेगेटिव, फ्रिक्शन फोर्स याद आ रहा है। ऐसे कुछ यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर तो फ्लक्स मिलेगा हमेशा पॉजिटिव, इस लाइन पर फ्लक्स क्या मिलेगा 0, और इस लाइन पर फ्लक्स क्या मिलने वाला बच्चों अपन को, नेगेटिव। हजम हो रही है बात। तो इन तीनों को पता है क्या बोला जा सकता है, होमवर्क बोला जा सकता है, सही है ना। ये तरीका याद रहेगा बच्चों तुम्हें। एक तो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन बताया जिसमें ई दे दिया जाए, ए दे दिया जाए, और क्या दे दिया जाए, थीटा। अब मैं आता हूं किस पर, डॉट प्रोडक्ट पे, इस पे आता हूं डॉट प्रोडक्ट पे। मान लेते हैं कि फाई जो है वो मेरे पास ई डॉट क्या होता है बच्चों, ए होता है। ई डॉट ए का मतलब हो गया कि मुझे ई की वैल्यू दे दी जाए आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का 7 के कैप न्यूटन पर कुलाम, एज वेल एज, सही लिखा है, हाँ सही होगा, और एरिया माइनस का 7 आई कैप प्लस का 6 जे कैप और प्लस का 11 के कैप। हमें पूछा जाए फ्लक्स बता दो, तो इन दोनों का डॉट आता तो मैं -7 7 माइनस का 42, 7 × 1 = 7, 6 कम का 6, 7 7 7, ठीक है, ये इससे कट जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 77, आंसर -78 न्यूटन पर कुलाम इंटू मीटर, या फिर वोल्ट इंटू मीटर, जो तुम्हें अच्छा लगे। समझ में आया। डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, फ्लक्स में आने वाले क्वेश्चन से छोटे छोटे प्यारे प्यारे से, चले अपन आगे चले छोटी छोटी चीजें करने। तो मैं ये स्पेस खाली छोड़ दूं क्या, छोड़ू क्यों, मैं यहाँ पर होमवर्क लिख देता हूँ। तुम्हें ई दे रखा है बच्चों आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इंटू 10⁻³ और ए दे रखा है बच्चों कितना है 7 प्लस का 3 आई जे कैप माइनस का 11 के कैप। अब ठीक है, और बोला जाए तो मैं फ्लक्स बता दो, कर सकते हो तुम। मजा तो तब आए जब हमारे पास क्वेश्चन हो ये वाला, फ्लक्स व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइन्स आर कांस्टेंट, या फिर क्या लिखूंगा, और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, हेडिंग है बच्चा ना, कि जब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए। ये मैंने क्या बनाया बच्चे, एक बॉक्स, बॉक्स के अंदर भी वेक्टर बनाना पड़ेंगे। ये कौन सी डायरेक्शन होगी हमारे पास, एक्स, ये कौन सी हो गई वाई, और ये कौन सी हो गई बच्चों जेड। ठीक है, अब इस केस में
मुझे दे रखा बच्चों ये एक क्यूब विद साइड क्या है ए, और कहते हैं कि यहां से कौन आया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पता है कैसे आई, ई नॉट आई कैप। चलेगा, एक्स डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, कौन सी, ई नॉट। ई नॉट मतलब होता है कांस्टेंट, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन हमेशा क्या रहने वाली, कांस्टेंट रहने वाली, ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो अगला वाला टॉपिक क्या होना चाहिए, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों में अंतर बताऊंगा। तो कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं किसकी बच्चों, कांस्टेंट की। हमें पूछा गया है कि नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब ऑफ साइड ए एज शोन इन फिगर। ऐसा क्वेश्चन आ गया, इस फिगर के अंदर जो क्यूब दे रखा है इसमें से टोटल फ्लक्स तुम्हें बताना है। रेडी बच्चों, ठीक है, देखते हैं जरा। तुम मानते हो कि अगर इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास की जाए, कॉपी लेके आवे क्या इसमें से, क्या लगता है कॉपी हो सकता है बच्चों? लगता नहीं है। आ तो गया है। देखते जाना बच्चों, हर पॉइंट पर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिख रहा है क्या? हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बढ़ नहीं रही है, सेम एज यूजुअल है। बहुत बढ़िया। तो मुझे बताओ कि फील्ड लाइन जो है वो कहां से पास हो रही है, कौन कौन से एरिया से पास हो रही है? तो पहले मुझे एरिया डिफाइन करने पड़ेंगे तुम्हारे लिए। हमारे पास एरिया देखना बच्चों, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 पीछे से देखेंगे ना, इसलिए 6 लगेगा, लेगा। तो हमारे पास 6 एरिया, तो मैं फ्लक्स भी कितने से निकालूंगा, पहले फर्स्ट वाले से निकालता हूं। यू कैन सी फर्स्ट वाले का एरिया, सबका एरिया तुम्हें पता है ना बच्चों, ईच फेस हैज, कितना एरिया होगा हर फेस का, ए स्क्वायर। तो तुम्हें पता है फाई 1 निकालने के लिए क्या लगाऊंगा बच्चों में, ई डॉट E1, क्या कहते हो, जिसमें तुम्हें ये पता है बच्चों कि ई की वैल्यू तो क्या है, ई नॉट आई कैप, और A1 की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर आई कैप, वो भी माइनस का, हाँ या ना? तुम चाहो तो मैं सबका एरिया लिख सकता हूं यहां पर नीचे। A1 का एरिया आ जाएगा बच्चों ए स्क्वायर लेकिन माइनस का आई कैप, और A2 का एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर लेकिन प्लस का आई कैप। फिर A3 क्या बताओ ऊपर वाले का, ए स्क्वायर बट जे कैप, A4 ए स्क्वायर बट माइनस का जे कैप। A5 बताओ, ए स्क्वायर के कैप बट A6 इज इक्वल टू माइनस का। तो मैं पहले निकालता हूं बच्चों फाई 1, तो कितना आ जाएगा, माइनस का ई नॉट ए स्क्वायर, हाँ बोलो, आई से आई मल्टीप्लाई हो गया। फिर मैं निकालता हूं बच्चों क्या, फाई टू का फॉर्मूला ई डॉट A2, कितना आ जाएगा, ई नॉट आई कैप को डॉट करना किससे, ए स्क्वायर आई कैप से, आंसर कितना आएगा, ई नॉट ए स्क्वायर। आई होप कि समझ में आ गया होगा। फिर क्या निकालूंगा बच्चों, फाई 3 का फॉर्मूला है ई डॉट A3, क्या बच्चों, ई डॉट A3। तो ई नॉट की यहां पर कितना आएगा, ई नॉट आई कैप, और A3 कितना हमारे पास, देख के बताओ, ए स्क्वायर जे कैप। तुम्हें पता आई डॉट जे कितना होता है, 90 डिग्री। तो क्या तुम्हें लगता है फाई 4 की वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि आई और जे हो जाएगा।
क्या तुम्हें पता है 5 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी क्योंकि k और i हो जाएगा, और 5 की वैल्यू भी 0 होगी क्योंकि k और -k और i हो जाएगा। या फिर तुम्हें पता है कि डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों? टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो देखा जाए तो अगर मुझसे पूछा जाए फाई नेट बताओ, इसका मतलब तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? इन सबका क्या करना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सम करोगे तो यू कैन फाइंड द माइनस का ई स्क्वायर ए प्लस का ई नॉट ए स्क्वायर एंड लास्ट में 0 + 0 + 0 + 0। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है? ओहो, फाई नेट कितना मिला? 0 आया। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हुई है बच्चों, देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर घुसी है, तो फ्लक्स 0 कैसे आ सकता है? क्योंकि जितनी अंदर घुसी है उतनी की उतनी बाहर निकल गई है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि φ1 का मतलब होता है इनपुट है क्या बच्चों? ये तो इनपुट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। और φ2 क्या है? आउटपुट फ्लक्स। अच्छा, दोनों सेम है, इसलिए φ1 माइनस हो जाएगा किससे? φ2 से। ऐसा कंसेप्ट भी कहता है। तो टोटल फाई अभी भी क्या मिलेगा बच्चों? तो याद रखना, किसी भी क्लोज्ड रीजन से नंबर ऑफ फील्ड लाइन अगर अंदर जाती है और उतनी की उतनी बाहर निकल जाए तो फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। अजय मोरी, ये बात क्या था इसमें लिखा हुआ? क्या है? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया जाए बच्चों? बदलता हुआ कर दिया जाए। समझ में आ गई? चलो, बदलने से पहले मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, ताकि तुम ये ना सोचो कि मैं बदल गया। सही है? क्या हो गई? सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? हाँ, ये कौन सी डायरेक्शन है हमारे पास? एक्स डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन है? वाई डायरेक्शन। और ये कौन सी डायरेक्शन है? 3D डायग्राम है ना ये भी तो। और कह रहे हैं कि इसमें भी ई वेक्टर आ रहा है ना, वो कितना आ रहा है? ई नॉट आई कैप। और बोला गया है कि इस फेस से टोटल एरिया बता दो, जिसकी रेडियस हमारे पास कितनी दे रखी है? आर। और इसकी लेंथ कितनी है? बता सकते हो क्या? तो देख के बताओ फेस कितने इसमें, सरफेस एरिया कितना आ रहा है? कौन कौन से सरफेस एरिया? एक तो ये वाला, इसको नाम दे देता हूँ बच्चों A1। एक ये वाला, इसको नाम क्या देता हूँ? A2। एक ये वाला भी इतना है, इसे पता क्या बोल सकते हैं? पूरा कवर हो गया CSS से, है ना? होगा नहीं होगा? अगर मैं बात करता हूँ बच्चों किसकी, एक लाइन चार्ज की, तो ये लाइन चार्ज ये पॉजिटिव है, तो इसकी फील्ड लाइन कैसे निकलेगी बताओ? ऐसे निकलेगी क्या बच्चों? मानते हो कि नहीं? क्या बनाएगी? एक सिलेंडर बनाएगी, अगर लाइन चार्ज ऐसा हो तो मैं यहाँ पर उसका कंसेप्ट यूज में लूंगा अगर जरूरत पड़ी तो, है ना? देखते जाओ कि हमारे पास 3 फ्लक्स निकलेंगे। φ1 का फॉर्मूला क्या होगा? E1 डॉट A1। बताओ A1 की वैल्यू क्या है? πr² आई के, वो भी कैसा? माइनस का। और A2 की वैल्यू प्लस का आई के। देखते जाना, E1 की वैल्यू E नॉट आई कैप, फिर माइनस का πr² आई कैप, टोटल मिला के E नॉट πr²। आगे क्या लग जाएगा बच्चों? φ2 की वैल्यू E2 A2 वेक्टर। बताओ क्या आएगा? E नॉट आई कैप डॉट πr²। स्मॉल हो गया क्या? तो स्मॉल रखो फिर, है ना? हाँ, स्क्वायर R आई कैप कितना हो जाएगा? चलेगा? फिर निकालो φ3 क्या आएगा? E नॉट क्या है? E डॉट A3। तुम पता है CSA का फॉर्मूला 2πRH होता है। ये 2πRL ले लू, और उसमें भी क्या आएगा बच्चों? कौन सी डायरेक्शन में? ये ऊपर मान लू क्या?
हालांकि सारे कवर होंगे, जे कैप और के कैप दोनों आ सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया केवल जे कैप। तो क्या तुम इसको ऐसे लिख देते हो, ई नॉट आई कैप डॉट 2 पाई आर एल जे कैप। तुम्हें पता आई डॉट जे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बताओ इन तीनों को ऐड करने के बाद नेट फ्लक्स अभी भी कितना आ रहा है, 0। क्यों? क्योंकि जितना फ्लक्स अंदर घुसा है उतना का उतना फ्लक्स बाहर भी निकलेगा। कैसे घुस रहा है देख रहे हो तुम, ये ई नोट आई कैप है, समझ रहे हो? साफ दिख रहा है कि हाँ भाई जितना फ्लक्स अंदर एंटर हुआ है उतना को उतना क्या हो रहा है बच्चों, बाहर एग्जिट भी हो रहा है क्या बच्चों? बहुत बढ़िया। ये हुई हमारी कहानी किसकी बच्चों, फ्लक्स की। तो क्या सीखने को मिला, किसी भी एरिया से अगर फ्लक्स अंदर घुस रहा है, फील्ड लाइन अंदर घुस रही है, उस एरिया से उतनी की उतनी बाहर हो जाए तो उसमें से निकलने वाला टोटल फ्लक्स क्या होगा। लेकिन अगर बोला कि इनसाइड फ्लक्स बताओ तब तो 0 नहीं होगा, अंदर घुसने वाला फ्लक्स अंदर पूछेगा, बाहर निकलने वाला फ्लक्स अलग से पूछेगा। मानते हो कि नहीं? तो मैं कुछ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं पहले, है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखो, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, ए। यहां से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, ई नॉट एक्स आई कैप। इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई बच्चों। ये क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म का मतलब, देखते जाना। ये तो हमारे पास कौन सी डायरेक्शन है अभी, एक्स। ये कौन सी है, वाई। ये कौन सी है, जेड। इसमें देखना बच्चों, इस पॉइंट से जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां एंटर होती है, यहां सिर्फ टच हो रही है, टच होते ही एक्स की वैल्यू क्या रख दूंगा, मानते हो कि नहीं? हाँ तो बोलो। तो इसका मतलब ई जब इससे टच हो रही है तब कितना हो जाएगा, लेकिन टच होने के बाद जब आगे गई यहां तक पहुंच गई तब ई कितना हो चुका है। मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गया बच्चों, क्योंकि इस फेस पर आते आते उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो चुकी है। तो कहने का मतलब हुआ कि इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू 0 रख देंगे और इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू ए रख देंगे, ठीक है। तो इसका φ1 निकालो बच्चों, E1 डॉट A1, E1 ही 0 आ गया तो φ1 कितना आ गया। इस बार E1 लिखा, देखा तुमने, E नहीं लिखा, क्योंकि E लिखता तो कांस्टेंट होता। इधर क्या लिखेंगे, E2। बताओ φ2 की वैल्यू क्या आएगी, E2 डॉट A2। E2 की वैल्यू E नॉट A आई कैप डॉट A स्क्वायर आई कैप, हाँ या ना, A स्क्वायर आई कैप, दोनों का डॉट कर दो बच्चों, कितना आएगा बताओ, E नॉट A स्क्वायर, E नॉट A स्क्वायर। अच्छा ऊपर वाले का फ्लक्स 0 सही है क्या, नीचे वाले का भी कितना, सामने वाले का भी कितना, ये 6। हाँ बेटा क्या कह रहे वापस, क्या क्या क्यू भी तो है ये, बाकी ये ऊपर वाले नीचे समझ में आएगा, क्यों 0 पे 90 डिग्री वाले तो वैसे 0। अब बताओ नेट फ्लक्स कितना आने वाला है, φ1 प्लस φ2 ओनली। φ1 की वैल्यू 0 और φ2 की वैल्यू कितनी है, E नॉट A क्यूब। इससे क्या समझ में आया बताओ, इससे ये समझ में आया कि हर बार फ्लक्स 0 नहीं होता है, कोई बाहर से आता है तो। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम बना के दिखाऊं, देखो इस पॉइंट पर कितनी थी, 0। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है, लाइन थोड़ी सी शार्प छोटी छोटी लेता हूँ बच्चों ना, कलर भी नॉर्मल लेता हूँ। नॉर्मल कलर का मतलब होता है डार्क के ऊपर डार्क लूंगा ना तो सही रहेगा ना। देखते जाना, इस पर नेट फ्लक्स 0, फील्ड 0 है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है
तो समझ में आ रहा है, दिख रहा है तुम्हें कि हो क्या रहा है एक्चुअली में? समझ में तो आ रहा है ना बच्चों? ये पिंक कलर की जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई है, डार्क पे डार्क बनाई ताकि तुम्हें लगे कि हाँ भाई गुड़ गोबर सा नहीं होगा। इस पॉइंट पर अभी भी फ्लक्स जीरो है, और जैसे एक कदम आगे बढ़ा, एक कदम मतलब एक रख दी मान लो वैल्यू, तो यहां पर एक रख दो तो कितना आ जाएगा बच्चों? ई नोट। फिर 2 रखोगे तो 2 ई नोट, 3 रखोगे तो 3 ई नोट, 4 रखोगे तो 4 ई नोट। ये तो वो वाली बात होगी ना, तुमने मूवी देखी होगी रेबल वाली, रेबल वाली एक मूवी जिसमें प्रभास होता है ना? तो साउथ की मूवी की बात कर लेते हैं। साउथ की मूवी में ऐसा होता है कि वो जैकेट को पीछे से करते ना तो धूल उड़ती है, तो वो ड्राई क्लीन करावा नहीं होता जैकेट, प्लस वो ऐसे पैर नीचे रखते हैं ना तो फिर धूल उड़ती है, जबकि नीचे मिट्टी बिल्कुल नहीं होती है। तो उनका मतलब उनके जूतों में भी बहुत सारी मिट्टी होती है। फिर वो क्या चश्मा पहनते हैं काला, और एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो पीछे से 2 मुस्टंडे बाहर आते हैं, टैन टैन टैन। एक कदम आगे बढ़ाने से मतलब जब वो जीरो पे था तब सब जनों को क्या लगा था कि अकेला आके हमें क्या मारेगा। जैसे उसने एक कदम आगे बढ़ाया 2 मुस्टंडे बाहर निकले, फिर उसने एक और कदम आगे बढ़ा, 2 जने और बाहर निकले, उसने एक और कदम आगे बढ़ा, 4 और बाहर निकले। इसका मतलब समझ रहे हो, जैसे जैसे कदम आगे बढ़ा रहा है, कोऑर्डिनेट जैसे जैसे चेंज हो रहा है, एक्स की वैल्यू जैसे जैसे बदल रही है, वैसे वैसे उसकी फील्ड लाइन भी बदल रही है, कांस्टेंट नहीं है। समझ गए कि सीन क्या हो रहा है? बेटा गांव से तो साउथ की जानती है, साउथ की मूवीज क्या होती है? देखिए सर, देखिए, देखो सर, देखे होते हैं बेटा, देखी कैसे हो सकते हैं? चलो ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का वास्तविक अर्थ हुआ ये कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्टिंग तो जीरो से है, लेकिन बाद में पता चलता है कि मूवी साउथ की है, कि हर पॉइंट पर मुस्टंडे बदल सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। ठीक है, बाकी साउथ में ना लड़ाई झगड़े करने के लिए शरीर की जरूरत नहीं है, 3-4 चीजें चाहिए बच्चों। क्या क्या चाहिए? नहीं, एक तो चाहिए काला कलर, काली चाय, ठीक है। दूसरी चाहिए दाढ़ी और मूछे होनी चाहिए, मतलब या तो मूछे होनी चाहिए, दाढ़ी होनी चाहिए ना। और तीसरी आंखें लाल होनी चाहिए, बस आंखें लाल बस। बाकी फैमिली पे कोई कर दो कुछ मतलब कुछ कांड कर दो फैमिली के ऊपर, फिर तो या पोड़ है। मैंने मूवी देखी है एक रायन, रायन, हाँ, धनुष की मूवी है ना। अकेले ने 200-300 लोगों को मारा। उसने तो बागी पिक्चर के वो जो है ना, क्या नाम है उसका, टाइगर को ही पीछे छोड़ दिया। टाइगर ने तो मिलिट्री पे हमला कर दिया था ना, मैंने देखा था टाइगर को, हेलीकॉप्टर मिलिट्री। मैंने पूरी कोशिश करी कि उसमें फिजिक्स की धज्जियां कहाँ उड़ी जा रही है, लेकिन बहुत सेफ खेला उन्होंने, फिजिक्स की धज्जियां नहीं उड़ाई उन्होंने, मतलब उड़ाई तो है लेकिन पता नहीं चल रहा। मैंने एक प्रोजेक्टाइल मोशन का भी फॉर्मूला लगा के देखा, कितनी डिस्टेंस से अगर वो जंप करता है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि वो एरोप्लेन पे जाके लटक जाए। तो भैया इनिशियल वेलोसिटी भी सही थी उसकी, देख लो। चलो ठीक है, लेकिन कोई ह्यूमन बींग इतना छलांग लगा के हेलीकॉप्टर तक पहुंच नहीं सकता। तो सुपर पावर से उसके पास, क्योंकि जेटमैन था ना पहले, वो बाद में बागी बनाया वो तो। चले बच्चे आगे चले। अब मैंने नॉन यूनिफॉर्म के बारे में भी समझा दिया, यही सिलेंडर के लिए भी काम कर सकता ना बच्चों, ई नोट हो जाएगा वो भी। तो ये वाला होमवर्क लिख सकता हूँ बच्चों में, तुम्हें ये होमवर्क क्या करना कर जाके, ई बराबर क्या लिखना है, ई नॉट एक्स आई कैप। अच्छा तुम्हें ना पीवाई क्यूज उठा के देखना, तो तुम्हें ऐसे कुछ क्वेश्चन दिखेंगे जिसमें ई नॉट एक्स की जगह एक्स स्क्वायर भी हो सकता है। तो जो आंसर तू बोल रही थी ना मानसी अभी चिल्ला चिल्ला की सर ए क्यूब आएगा, वहां ए की पावर 4 भी हो सकता है, और ए की पावर 5 भी हो सकता है, मतलब आंसर आएगा तब जीरो नहीं आएगा फ्लक्स। इससे ये भी साबित होता है कि अंदर घुसते समय तो फील्ड जीरो थी, जैसे ही अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड घुसी तब तक लोगों को लगा कि जीरो है, लेकिन अंदर जाते ही फैल गया, शेडो क्लोन जोत्सु, समझ गए ना, नारुतो फैल गया अंदर। जैसे डिस्टेंस बढ़ा, ये दोनों हाथ पीछे करके भाग रहा है, और पीछे 2-4 नारुतो और बड़े जा रहे, बड़े जा रहे, बड़े जा रहे, बड़े जा रहे, बड़े जा रहे। ये लो कितने हो गए, क्यूब, ए क्यूब। सही है बच्चों। इसमें एक चीज और है, और कैसे समझाऊं मैं, हाँ जैसे मान लो कि कोई मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, और किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहां पर कोई
आ जा नहीं सकता, तो उसके बारे में पता भी नहीं रहता किसी को। जैसे कुछ जानवर मर गया, तुमने देखा होगा अपन हाईवे से जब जाते हैं तो बदबू सी आती है, ट्रेन में भी होता है अक्सर, कोई कट जाता जानवर तो उनको उठाने वाला कोई नहीं होता। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि अगर वो बिल्कुल ऐसी सुनसान जगह पे भी जाके, क्लोज एरिया, मान लो एक बंद क्या कहते हैं उसे, एप्पल की बात करते, तुमने एक एप्पल का नाम सुना होगा बच्चों कि APPLE, और इससे अपन एक वैक्यूम बॉक्स में पैक कर दे, मानते हो क्या? एक वैक्यूम बॉक्स में अगर पैक कर दिया जाए किसी एक एप्पल को, तो कुछ समय बाद क्या होगा? वो एप्पल, उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं जिसको अपन खा के हमारे अंदर की शक्ति बढ़ाते हैं, वो मिनरल्स कीड़ों में बदल जाते हैं, और वही कीड़े उस एप्पल को नष्ट कर देते धीरे धीरे। फिर एक टाइम आ जाता है एप्पल पूरा नष्ट होने के बावजूद भी उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल बच जाते हैं, वो पूरा डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज इतने लेवल पर हो जाता है कि एटॉमिक स्टेट में पहुंच जाता है, एटॉमिक से भी न्यूक्लियर स्टेट, न्यूक्लियर स्टेट से भी सब एटॉमिक स्टेट में, सब एटॉमिक से भी कहाँ चला जाता है? क्वांटम स्टेट में पहुंच जाता है। और क्वांटम स्टेट के बाद तो उसमें चेन रिएक्शन होने लगती है, चेन रिएक्शन के बाद वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा बिहेव कर सकता है। फिर भी इसको बॉक्स में रखो, बॉक्स अगर किसी ने खोल दिया तो वो ब्लास्ट होगा, और अर्थ का कुछ ना कुछ पार्ट उस समय ब्लास्ट हो सकता है। ये थ्योरी है बच्चों, है ना, इसे कहते हैं एप्पल थ्योरी, एप्पल बॉक्स थ्योरी, कि अगर एप्पल को किसी बॉक्स में, वैक्यूम बॉक्स में बंद कर दिया जाए, फिर ऐसे करोड़ों सालों बाद वापस एप्पल जो है डिकम्पोजिशन से कंपोजिशन में आ जाएगा, डिफॉर्मेशन से फॉर्मेशन में आ जाएगा, और फिर से क्या मिलेगा हमें? एप्पल मिलेगा। दिस इज नॉन एज साइकिल ऑफ लाइफ। ऐसा थ्योरी बना रखी बस, कि ऐसा पॉसिबल है कि अगर एप्पल को अपन बंद कर दें तो कितने करोड़ों साल बाद क्या हो सकता है उसके साथ। तो पता चलता है कि एप्पल वापस कुछ करोड़ों साल बाद वापस एप्पल बन के हमारे सामने आएगा, लेकिन उसके लिए लगेगा कितना? बहुत सारा समय। तो उसका इससे क्या लेना देना? इससे लेना देना है कि जब अपन ने एप्पल रखा तो एप्पल ने किसी प्रकार की कोई एनर्जी थी क्या उस समय, बम ब्लास्ट वाली? नहीं। लेकिन उस बॉक्स को बंद कर दिया, करोड़ों साल बाद पता चला कि ये न्यूक्लियर बम बन चुका है। तो स्टार्टिंग में तो फ्लैट फील्ड नहीं दिखाई इसने, लेकिन टाइम के साथ साथ फील्ड बता दी। इसका मतलब बोलते हैं इसकी फील्ड जो है वो टाइम डिपेंडेंट है, जबकि ये फील्ड जो है किस पे डिपेंडेंट है? डिस्टेंस पे। किस पे डिपेंडेंट है बच्चों? डिस्टेंस डिपेंडेंट। दूसरी बात, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है एक्स से मल्टीप्लाई होना। एक्स मतलब ऐसा ग्राफ। क्या ये ऐसा भी हो सकता था क्या? इसे ई नॉट एक्स स्क्वायर बोल दे। क्या ये ऐसा भी हो सकता है क्या? इसे ई नॉट एक्स क्यूब बोल दे। हाँ या ना? नॉन यूनिफॉर्म के अंदर लीनियर हो सकता है, पैराबोलिक हो सकता है, और क्यूबिक हो सकता है। फिलहाल मुझे नॉन यूनिफॉर्म के बारे में जो जानकारी देनी थी वो दे चुका। मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूँ। क्या लिखा मैंने बच्चों? कि किसी भी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी बॉक्स को रख दिया जाए तो उसमें घुसने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों सेम होती है, इसलिए नेट फ्लक्स थ्रू दैट बॉक्स विल बी 0, चाहे शेप कैसा भी हो, ये ऐसा शेप या ऐसा शेप। तो मैंने क्या करा, क्या ये एक अनडिजायर्ड शेप है। और यहां से भी मैंने क्या करा बच्चों, कलर यही रहने दो बच्चे या चेंज करो? बोलो ना। है क्या लग रहा है बच्चे? ये क्या ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? हाँ या ना? और इसी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर मैंने किसी भी बॉक्स को रख दिया, तो अंदर घुसने वाली फील्ड लाइन कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, और बाहर निकलने वाली भी कितनी है? 7। तो बताओ नेट फ्लक्स थ्रू दैट एरिया विल बी, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि शेप कैसा है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है या भाटा है। इसको पत्थर का शेप दे दूं एक, इसमें से पासिंग थ्रू होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो सकती है बच्चों? तो इससे तुम्हें पता चल गया कि फाई नेट 0 कब कब हो सकता है। एक तो होता है ई डॉट ए के हिसाब से, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए बच्चों, और एक फाई नेट 0 कब कब हो सकता है? जब ई खुद 0 हो जाए। हाँ या ना? और एक फाई नेट 0 कब हो सकता है? जब आउटपुट और इनपुट क्या हो जाए बच्चों? दोनों सेम हो जाए। हाँ या ना? इनपुट और आउटपुट क्या हो जाए बच्चों? सेम हो जाए। तो अब इस केस में भी क्या हो सकता है? फ्लक्स 0 हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, छोटा मोटा कुछ ज्ञान देता हूँ बच्चों तुम्हें, कि मैंने मेरी इच्छा से क्या बनाया बच्चों, एक अनडिजायर्ड शेप बनाया।
उसमें बाहर क्या रखा बच्चे, एक चार्ज रखा। चार्ज से निकलने वाली फील्ड लाइन ऐसे होगी क्या, हाँ या ना? कैसे निकलती बताओ, ये स्फेरिकल। तो इस चार्ज से जो नेट फ्लक्स होगा इस ऑब्जेक्ट पर कितना होगा बताओ? 0 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि उस चार्ज से निकलने वाली फील्ड लाइन पहले वाली जो दिख रही है तुम्हें, घुसी फिर क्या हो गई, घुसी फिर बाहर निकल गई, घुसी फिर बाहर निकली, एंटर हुई बाहर निकल गई। इसका मतलब नेट फ्लक्स कितना हुआ, 0 हुआ। ठीक है, यही का यही शेप में वापस लेता हूं यहां पर। इस बार चार्ज को कहां रख दिया, यहां। तो समझ रहे हो क्या इसकी वजह से फ्लक्स 0 होगा क्या? नहीं, क्योंकि ये कहां पड़ा है, अंदर पड़ा है। तो फ्लक्स इसका जो नेट होगा वो क्या होगा बच्चों, नॉन जीरो होगा। क्या होगा बच्चों, नॉन जीरो होगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा करूं कि मैं जो हूं, मैं हूं, क्या बनाया मैंने, एक मैंने स्फेयर बनाया, स्फेयर के सेंटर में रख दिया बच्चों किसको, इस सेंटर के अंदर से जो चार्ज की फील्ड लाइन आ रही है वो ऐसे ही है क्या, मानते हो कि नहीं? तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, किसके लिए पूछ रहा हूं मैं, पॉइंट चार्ज के लिए। बताओ पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। सरफेस है ना, मान लो किसी डिस्टेंस पर पूछा है मैंने, चार्ज रखा हुआ ना, और इसका एरिया कितना, रेडियस कितनी है हमारे पास, आर स्क्वायर थी। बहुत बढ़िया। अगर तुम इसका वेक्टर बनाओ तो कुछ नहीं, इसका कैप लग जाएगा क्या बच्चों, लेकिन जरूरत नहीं है अभी वेक्टर बनाने की, फिलहाल मैंने इसको यही लिखा। अब मुझे चाहिए क्या बच्चों, फ्लक्स। फ्लक्स देखा जाए तो ये हमारे लिए क्या हो गया बच्चे, एक एरिया, और यही हमारे लिए क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों के बीच में एंगल कितना दिख रहा है, हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर निकलती है सरफेस के। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री नहीं, सरफेस की डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर ही होती है, और परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर मिलके दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0। समझ रहे हो बच्चों? वापस बताऊं क्या, ये लाइन जो मैंने बोली अभी, बड़ी नॉर्मल सी लाइन बता रहा हूं कि अगर इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ गई और वो परपेंडिकुलर बाहर निकलती है, हमें पता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, लेकिन एरिया भी तो परपेंडिकुलर ही बाहर निकलता है, इसलिए दोनों के बीच में एंगल कितना, 0। तो बताओ क्या ये फॉर्मूला केवल ई ए कॉस 0 हो जाएगा क्या, ये ई की वैल्यू कितनी है, ए क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा, एरिया ऑफ स्फेयर, इस स्फेयर का एरिया बता दो बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू इंटू में 4 पाई से 4 पाई पूरा कैंसिल, क्या बच रहा है, तो फाई का एक और नया फॉर्मूला आ गया बच्चों हमारे पास, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट फॉर पॉइंट चार्ज प्लेस्ड इन अ स्फेयर। मानते हो कि नहीं मानते? ठीक है, ये मैंने एक स्फेयर के अंदर चार्ज को रखा, अगर स्फेयर के अंदर नहीं रखता, किसी ऐसे शेप के अंदर रखता, तब भी फील्ड उतनी बाहर निकलती बच्चों। सुनना, इस पत्थर की जगह में अगर स्फेयर रख दूंगा ना, तब भी क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें कुछ फर्क आएगा क्या, इसका शेप चेंज कर दूं तब भी कोई फर्क नहीं आएगा। यहां बॉक्स रख दूं, बॉक्स मतलब होता है कि इसी फॉर्मूले के आधार पर मैंने मेरी इच्छा से बनाया एक चार्ज क्यू, 1 2 3 4 5 6, और 6 के 6 को हम क्या करते हैं, देखते जाना बच्चों। एक तो इसको कहां पैक करा मैंने, स्फेयर के अंदर रखा मैंने, कहां रखा इसको अभी मैंने, स्फेयर के अंदर। एक इसको कहां रख देता हूं बच्चों में, सिलेंडर के अंदर।
एक कहाँ रख देता हूँ बच्चों में, आधे स्फेयर के अंदर, समझ गए क्या? वो भी बंद है बच्चों, नीचे से ढक्कन लगा हुआ, ध्यान रखना है ना, क्योंकि क्लोज होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर किसको रख दिया मैंने बच्चों, कोन के अंदर, और यहाँ पर किसको रख देता हूँ बच्चों, एक टेट्राहेड्रन, समझते हो? ये मैंने टेट्राहेड्रन ले लिया। किसी भी शेप में रख दो, नंबर ऑफ फील्ड लाइन देखो, 6 इसमें से पास हो रही है, 6 इसमें से पास हो रही है, 6 इसमें से, 6 इसमें से, 6 इसमें से। स्फेयर रखा तब भी फॉर्मूला क्या था फ्लक्स का, Q अपन एप्सिलॉन नॉट। इसमें भी कितना आएगा, इसमें भी कितना आएगा, इसमें भी कितना आएगा। मतलब शेप चेंज करने से फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो फ्लक्स की डिपेंडेंसी क्या होती होगी? फ्लक्स की डिपेंडेंसी भी पता होनी चाहिए। एक डिपेंडेंसी तो पता चल गई, एंगल पे डिपेंड करता है, जैसा एंगल वैसा फ्लक्स। दूसरी डिपेंडेंसी बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी, ई पे, ए पे और एंगल पे। ई पे डिपेंड कर रहा है, एंगल पे डिपेंड कर रहा है, और ए पे डिपेंड कर रहा है। ए मतलब एरिया, जितना बड़ा एरिया होगा फ्लक्स लाइन उतनी ज्यादा, जितना एरिया कम होगा फ्लक्स लाइन उतनी कम। मजा तो तब आया जब हमसे ये पूछा जाए शेप पे भी डिपेंड करता, तो जवाब है नहीं। एरिया मतलब बड़ा या छोटा, शेप पे डिपेंड नहीं करता। नंबर ऑफ फील्ड लाइन अभी भी उतनी रहने वाली है। अब सुनो, अगर मैंने ऐसा करा कि मैंने खुद ने एक स्फेयर ले लिया बच्चों, एक स्फेयर लिया, और स्फेयर के चारों तरफ क्या है बच्चों, एक चार्ज है, तो इसके लिए फील्ड निकालनी है तो तुम्हें इसको बंद करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक बंद कर दिया क्या मैंने इसको बंद, इसको मैंने बंद करा। कैसे बंद करा बच्चों, किसी भी शेप से कर सकता था, लेकिन मैंने स्फेरिकल शेप लिया, ताकि इससे निकलने वाली फील्ड लाइन, हर प्लस चार्ज से खुद की फील्ड लाइन निकलेगी क्या बच्चों, मानते हो या नहीं? सही है। तो इसके लिए फ्लक्स निकालूंगा तो आंसर क्या आएगा, वही ई ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू तो बच्चों वही हो गई 0, तो क्या बचा? अच्छा मुझे बताओ, किसी भी स्फेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है क्या तुम्हें? के क्यू बाई आर स्क्वायर ही था, हाँ यार, अगर इसकी रेडियस आर है तो। लेकिन अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस पॉइंट तक तो यही लूंगा, लेकिन मुझे यहां तक चाहिए आर तक, तब क्या करूंगा? ये तो सरफेस का है, आउट का कितना हो जाएगा, के क्यू बाई, तो देखते जाना, ई हो गया के क्यू बाई आर स्क्वायर। एरिया कितना होगा, 4 पाई कैपिटल आर या स्मॉल आर। तो देखो जरा, मुझे फील्ड लाइन कहां से पास करवानी, बाहर वाले से पास करवानी है या अंदर वाले से? अंदर तो कोई एरिया है ही नहीं, एरिया कहां पर है, केवल बाहर। बाहर की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, तो कितना आ गया, आर स्क्वायर। के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्यू 4 पाई, क्या आ गया बच्चों वापस? इसका मतलब फ्लक्स शेप पे डिपेंड नहीं करता, पता चल गया। इतनी सारी कहानी बताने के बाद एक बार पूरा घूर लो बच्चों। कहां से घूरना चालू करेंगे, यहां से। मैंने कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ली, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी अंदर घुसी उतनी बाहर निकल गई, तो नेट फ्लक्स क्या मिला, 0। इसमें भी सेम कहानी, नॉन यूनिफॉर्म थी इसलिए नेट फ्लक्स 0 नहीं मिला। शेप चेंज कर दूं तब भी फ्लक्स कितना मिलेगा, 0। पता चला कि अगर चार्ज को बाहर रखा तब भी फ्लक्स 0 था, लेकिन अंदर रख दिया तो फ्लक्स 0 नहीं था। कितना था ये निकालने के लिए मैं आया स्फेयर के पास, स्फेयर से फॉर्मूला मिला Q अपन एप्सिलॉन नॉट। मैंने बताया कि अगर स्फेयर की जगह ये सारे शेप होते तब भी नंबर ऑफ फील्ड लाइन उतनी ही बाहर निकलती, इसलिए आंसर 6 आता। 6 मतलब सबका आंसर Q अपन एप्सिलॉन नॉट। फिर मैंने एक अंदर पॉइंट चार्ज नहीं लिया, क्या लिया, एक स्फेयर ही रख लिया चार्ज वाला। तो उसको पैक करने के लिए मुझे एक एरिया बनाना पड़ा। मुझे इस एरिया को पता है क्या बोलना पड़ा, इमेजिनरी एरिया, क्योंकि अगर मैं पैक ही नहीं करूंगा तो हाउ कैन वी फाइंड द क्लोज इंटीग्रल। देखो बच्चों, फाई का वास्तविक फॉर्मूला होता है E डॉट ds, बिना क्लोज्ड सरफेस एरिया के वी कांट इवन फाइंड, वी कांट इमेजिन द फ्लक्स, नेट फ्लक्स, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब इतनी कहानी बताने के बाद मैंने एक शेप लिया, कैसा भी हो सकता, और इस शेप से यहां पर एक चार्ज रखा बच्चों, कितना, ये लीक हो सकता है, बंद करना है ना, Q1। यहाँ पर एक चार्ज लिखा कितना, Q2। यहाँ पर एक चार्ज लिखा कितना, Q3। यहाँ पर एक चार्ज लिखा कितना, Q5। यहाँ पर एक चार्ज लिखा कितना, Q4। और यहाँ पर एक चार्ज लिखा कितना, Q6। तुम्हें पता है हर चार्ज से फील्ड आएगी, जैसे इसकी वजह से फील्ड ऐसी होगी क्या, मानते हो कि नहीं?
और इसकी वजह से कैसी होगी, ऐसे। हजम हो रही बात। तो कहते हैं कि जो चार्ज बाहर होगा उससे निकलने वाली फ्लक्स, उनसे निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो निकलेगी तो सही, अंदर घुसेगी भी लेकिन बाहर भी निकल जाएगी। लेकिन जो चार्ज अंदर मौजूद है उससे फ्लक्स, उससे फील्ड लाइन निकली लेकिन निकलने के बाद डायरेक्ट निकली वापस, मतलब सीधा। अंदर तो वे पहले से मौजूद था, इससे केवल निकल ही रही है। तो बताओ φ1 की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, Q1 एप्सिलॉन नॉट। φ2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जितनी अंदर घुस रही उतनी बाहर निकल रही। φ3 की वजह से कितनी आ जाएगी, Q3 अपन एप्सिलॉन नॉट। φ4 की वजह से 0, φ5 की वजह से Q5 अपन एप्सिलॉन नॉट, और φ6 की वजह से कितना आएगा, जो चार्ज बाहर उससे फ्लक्स 0, जो चार्ज अंदर उससे फ्लक्स 0 नहीं, बस। और कितना आया Q अपन एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने तुम्हें बता दिया। सबका सेम आएगा बच्चा, देख लेना सबका। तुम देख रहे हो 6 आएगा, इसका भी 6 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। 6 आने का मतलब होता है चार्ज सबका सेम है, मैग्नीट्यूड सबका सेम है, और इस शेप पे डिपेंड नहीं करता, एरिया पे डिपेंड नहीं करता। एरिया मतलब इसका एरिया जितना बड़ा हो छोटा क्या फर्क पड़ता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन तो उतनी है। और सुनो, अगर हमारे पास क्या निकालने के लिए दिया जाए बच्चों, क्या बोलूं मैं, फाई नेट कितना आएगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 प्लस φ5 φ5, सबको जोड़ो तो क्या आएगा, केवल Q1 प्लस Q3 प्लस Q5, और नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा। क्या तुम कह सकते हो ये तीनों चार्ज जो है वो सिस्टम के कहाँ मौजूद है, अंदर मौजूद है, और जिसकी वजह से नहीं था वो चार्ज कहाँ थे, बाहर मौजूद थे। तो कहते हैं कि जो फाई का फॉर्मूला अभी तक मेरे पास था ना, E.ds है ना, वो भी कैसा, क्लोज्ड वाला, वो एक और फॉर्मूला आ गया बच्चों, किसके, क्यू अंदर कितना मौजूद है अपन एप्सिलॉन नॉट, हाँ या ना। तो फाई के अब दो फॉर्मूला आ गए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में और एक चार्ज इनसाइड चार्ज की फॉर्म में। ये जो मैंने तुम्हें कहानी बताई इसमें क्या क्या चीज पॉइंट नोट करने वाली, पहली चीज ही क्या है, क्लोज एरिया, या फिर क्या बोलते हैं बच्चों, बाउंडेड एरिया होना चाहिए, तभी तो जाके इंटीग्रेशन होगा। पहली लाइन ये, और ये आखिरी लाइन है। पहली लाइन है कि तुम्हें क्लोज एरिया देखना पड़ेगा, यही आखिरी लाइन है, क्योंकि एक बार क्लोज एरिया तुमने इमेजिन कर लिया, बाकी सब अपने आप चलता है। जो कुछ भी मैंने तुम्हें समझाया, कहां से बच्चों, इस पॉइंट से जो कुछ भी मैंने समझाया यहां से स्टार्ट हुआ बच्चों, पता है क्या, गाउस लॉ। ये गाउस लॉ का एप्लीकेशन था, ये मैंने गाउस लॉ समझाने के लिए पढ़ाया, लेकिन एक न्यूमेरिकल हो गया हमारे लिए। ये भी एक न्यूमेरिकल जैसा लगा, ये भी एक न्यूमेरिकल जैसा लगा, ये भी एक न्यूमेरिकल जैसा लगा, ये थोड़ा एंटर हुआ। वो कंसेप्ट समझाने के बाद मैं यहाँ आया, पता चला कि जब भी चार्ज बाहर होगा या कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगी तो नेट फ्लक्स हमेशा 0 मिलेगा। इससे क्या पता चला कि चार्ज बाहर होगा तो फ्लक्स 0, चार्ज अंदर होगा तो फ्लक्स 0 नहीं होगा। अगर 0 नहीं होगा तो कितना होगा, उसका भी फॉर्मूला निकाल लिया, कितना बच्चों, Q अपन एप्सिलॉन नॉट। मैंने बताया शेप चेंज करने पे भी आंसर क्या आएगा, Q अपन एप्सिलॉन नॉट। फिर मैंने बोला एक स्फेरिकल चार्ज ले लोगे तब भी आंसर कितना आएगा, Q अपन एप्सिलॉन नॉट। तो पॉइंट चार्ज चाहे सपेरा चार्ज ले लो तब भी नेट फ्लक्स अंदर मौजूद अगर किसी एरिया के तो सेम आएगा। फिर मैंने फाइनली बताया कि चार्ज जब अंदर मौजूद हो, चार्ज जब बाहर मौजूद हो किसी भी सिस्टम के, तो नेट फ्लक्स जो होगा वो केवल अंदर मौजूद हुए हुए चार्ज की वजह से होगा, बाहर वाले चार्ज की वजह से नहीं होगा। ये सारे सीक्वेंस जो है ये गाउस ने समझाए थे मुझे, मतलब उनको किसी ने समझाए होंगे, गाउस ने किसी को समझाया, उसने किसी को समझाया होगा, ऐसे करते करते मैंने समझ लिया अपने लेवल पे कि हाँ एक्चुअली में दिस इज द ब्यूटी ऑफ गाउस लॉ। अब तुम्हें एनसीईआरटी उठाओ ना तो एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ रहता है गाउस लॉ और नीचे फॉर्मूला, बस इतना सा। लेकिन गाउस लॉ की बेसिक फीलिंग क्या होती है ये तुम्हें पता चल गई आज कि एक्चुअली में गाउस लॉ होता क्या है। गाउस लॉ को ट्रीट करने का जो इज्जत देने की जो चर्चा है ना वो अब कंप्लीट हुई है। उसमें भी एक पॉइंट याद रखने वाली बात क्या है, क्लोज एरिया उसे ही बोलते बच्चों गाउसियन सरफेस एरिया। क्या बोलते बच्चों, गाउसियन। हाँ, जब भी मैं गाउस के एप्लीकेशन अब पढ़ाऊंगा ना उसमें गाउसियन सरफेस एरिया बताना पड़ेगा मुझे, तुम्हें भी याद रखना पड़ेगा। तो क्या मैं तुम्हें गाउसियन एरिया के बारे में बता दूं, क्योंकि एप्लीकेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज अपन ने क्या क्या पढ़ा बताओ जरा। आज अपन ने एरिया वेक्टर के बारे में पढ़ा, फ्लक्स के बारे में पढ़ा, फ्लक्स के न्यूमेरिकल करे छोटे मोटे, जो न्यूमेरिकल बन सकते हैं ना तुमसे वो मैंने करवाया ही नहीं।
जो गाउस लॉ के यूज आने वाले न्यूमेरिकल थे ना वो मैंने सारे करवा दिए इसमें। गाउस लॉ भी अच्छे से बता दिया कि गाउस लॉ एक्चुअली में होता क्या है। अब मैं तुम्हें गाउसियन सरफेस के बारे में बता रहा हूँ, देखना जरा। पहले गाउस का फॉर्मूला याद करो बच्चों, क्या आया था? फाई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ds बराबर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है। तो गाउसियन सरफेस क्या होता है देखना। टाइम कितना हो गया हमारे पास? हे विक्रम सर आए थोड़ी अभी तक? मैंने मैसेज डाल दिया था मैम के लिए, छुट्टी आज। देखो बच्चों कि फाई बराबर क्या चल रहा है हमारे पास, ऐसा कुछ। तो मैं यहां पर बता रहा हूं बच्चों, क्या मैम बैठी है गई? क्या लिखा है मैंने? गाउसियन सरफेस एरिया। अब गाउसियन सरफेस एरिया के लिए सबसे पहले चर्चा करते हैं किसकी बच्चों हम? क्या लिखा मैंने? अगर मैंने एक चार्ज रखा है पॉइंट, तो उससे फील्ड लाइन जो निकलती है वो कैसे निकलती है बताओ जरा? चारों तरफ निकलती है। शक्तिमान, सही है। स्फेरिकल निकलती है क्या? इसका गाउसियन सरफेस कैसा बनेगा? स्फेरिकल रहेगा। कैसा रहने वाला बच्चों? स्फेरिकल। अगर पॉइंट चार्ज की जगह मैं क्या लेता हूं बच्चों? एक क्या लिया? स्फेरिकल में भी कैसा ले लिया? सॉलिड भी ले लिया और हॉलो भी ले लिया, या फिर क्या ले लिया? तीनों ले लिया। तीनों में पता है मतलब? सॉलिड मतलब पूरा भरा हुआ टमाटर, सही है। होलो मतलब नारियल, है ना। और शेल मतलब पताशा। पताशा, पानी पताशा नहीं लिख रहा क्योंकि ये पताशा लिया वैसे अपन ने उसका, क्योंकि पानी नहीं है, मसाला भी तो नहीं है ना अपने पास। पता है क्यों पॉइंट चार्ज को स्फेरिकल चार्ज क्यों माना? क्योंकि अगर मान लो मैंने एक स्फेरिकल चार्ज बनाया, यहां पर सब जगह क्या रख दिया बच्चों? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और उसका वैल्यू भी कितनी है? क्यू। इसकी भी कितनी थी? क्यू। सही है क्या? क्या ये और ये सेम है? कैसे चेक करो, बताता हूं। समझ गए? मैंने तो फेज को ही क्या लिख दिया। दूर से देखते ना किसी भी स्फेयर को तो कैसा दिखता है अपन को? एक पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट चार्ज। तो कोई भी स्फेयर जो होता ना, स्फेयर छोड़ो, इवन अर्थ भी बात कर लो बच्चों, उसका शेप स्फेरिकल नहीं है, फिर भी दूर से देखते तो कैसा दिखता है अपन को? नहीं, वो ओवल ही दिखेगा दूर से, अपन गए नहीं इतनी दूर कभी, है ना। लेकिन चांद अपन को कैसा दिख रहा है? स्फेरिकल। सूरज चांद से बड़ा है क्या? हाँ ऑब्वियस, सही है, इसमें क्या सोचना। फिर भी दोनों का शेप सेम दिखता है अपन को तो अर्थ से। ऐसा क्यों? इतनी फारेस्ट डिस्टेंस पर है, मतलब जितना गुना चांद अपन को सूरज से छोटा दिख रहा ना, उतना ही गुना सूरज चांद से दूर है, मतलब अर्थ से दूर है। वापस बोलू, जितने टाइम्स सूरज से चांद छोटा है जबकि शेप सेम दिख रहा है, उतनी टाइम सूरज जो है वो अर्थ से दूर है, जितना चांद उससे छोटा है टाइम्स। मान लो अगर 100 गुना छोटा है चांद सूरज से, तो 100 गुना दूरी पर सूरज अपन से दूर है, तब जाके दोनों का शेप क्या आ रहा है बच्चों? सेम आ रहा है। चलो ठीक है, ये दोस्ती, ये तो पॉइंट चार्ज की बात हुई। फिर पॉइंट चार्ज के बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। उसमें क्या लेता हूं दूसरे नंबर पे? क्या लिखा है बच्चे मैंने? लाइन चार्ज। देखते जाना बच्चे, लाइन चार्ज। लाइन चार्ज ऐसे है क्या? अब बताओ इस लाइन चार्ज के लिए गाउसियन सरफेस क्या मानूंगा मैं? सही है बच्चों, पिंक कलर का गाउसियन सरफेस रहेगा हमारे पास, क्योंकि फील्ड लाइन ऐसे जाती है। लाइन चार्ज हो गया बच्चों। तीसरा, प्लेट। एक चार्ज प्लेट ले लेता हूं बच्चों में, ऐसे प्लस 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 प्लस। नेगेटिव भी हो सकती है बच्चों। इसका गाउसियन सरफेस क्या लेंगे बच्चों अपन? कैसा लिया है? सिलिंड्रिकली।
क्योंकि इसको मैं पैक नहीं कर सकता, क्योंकि किसी पर्टिकुलर के लिए एक सिलेंडर डाल दिया इसके। और क्या बचा है? पॉइंट चार्ज हो गया, स्फेरिकल हो गया, लाइन चार्ज हो गया और प्लेट। बस यही है, यही गाउसियन सरफेस के अंदर यूज होने वाली चीज है ना। एक क्वेश्चन करवाऊं बच्चों छोटा मोटा, है ना, सेशन को अपन शॉर्ट में लेते हैं ना। मैं बता रहा हूँ बच्चों तुम्हें इसके बारे में, एप्लीकेशन ऑन गाउस लॉ। ठीक है, मैंने एक शेप बनाया मेरी इच्छा से बच्चों, उस पर अंदर चार्ज कितना रखा है, क्यू, तो बताओ फ्लक्स कितना होगा, बोलो। बहुत बढ़िया, सही है। कितना हुआ, क्यू ओपन एप्सिलॉन नॉट। रंजना याद आ रहा है बेटा? ओ रंजना, ऐसे क्वेश्चन पूछे थे तुम्हारी क्लास में मैंने, कितना आया था, क्यू ओपन एप्सिलॉन नॉट। फिर मैंने क्या करा, सेम क्यूब लिया, इस बार चार्ज को कहां रख दिया, इसके किसी फेस पे रख दिया। कहां रख दिया? फेस का मतलब होता है ना ही, मैं यार लेस बांध लेता हूँ मेरी, और मेरे को पानी पिलाओ ना बच्चे थोड़ा, है तो कमरों ही दुखने लग गया मारा तो, बुढ़ापे का सर है बेटा ये तो। ना कि नहीं आया ना तो आज, मैं भी ना गया है, नहीं लग रहा हूँ ना मैं भी। कुछ मिलाया हुआ तो नहीं इसमें, मेरे यहाँ का पानी मिलाया हुआ है लावटी। देखो बच्चों, ये चार्ज ना तो बाहर है ना ही अंदर है, कहाँ है, सरफेस पे। तो बताओ इसकी वजह से फ्लक्स कितना होगा। शाबाश बेटा, तुक्का सही मारा तूने। नहीं लेकिन आंसर तो गलत है ना, तुक्का सही मारा है। सुनो, पहली चीज, क्या ये गाउस लॉ अप्लाई करने लायक क्वेश्चन है? हाँ है, कई सवाल पूछ रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। गाउस लॉ को अप्लाई करने के लिए सबसे पहला सिद्धांत क्या होता है, क्लोज होना चाहिए। क्या ये चार्ज क्लोज है? तो पहले इसको करो पैक। कैसे करोगे पैक? हाँ, इसके पास में एक और लिया है, सही है क्या? क्या आप क्लोज हो गया क्या ये? अगर ये क्लोज हो चुका है तो इसकी वजह से फ्लक्स कितना आएगा? लेकिन ये तो दोनों के लिए, केवल एक के लिए बता दो। आधा कर दूं क्या? मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गया बच्चों, समझ गए क्या? मान लो कि मुझे ना कोई सामान खरीदना, मुझे कार लेनी है, मान लो कार आ रही 5 लाख रुपए की, मेरे पास 2.5 लाख ही है, तो मैंने भरत सर को बोला कि 2.5 लाख तू दे, उसने भी 2.5 लाख दे दिया। अब बताओ कार किसकी? आधी आधी, समझ गए बच्चों? अरे नहीं, आधे टाइम वो चलाएगा, आधे टाइम मैं चलाऊंगा, ऐसे थोड़ी कि 2 टायर आप ले जाओ 2 टायर मैं ले जाऊं। चलो ठीक है, देखो हाँ रांझणा, इस बार चार्ज को कहाँ रखा है बताओ? ये कहाँ पर है बच्चों? बीसीसी। ये क्या है बच्चों? एफसीसी। थोड़ी केमिस्ट्री, बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक। बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक हो गया, और एफसीसी मतलब फेस सेंटर। इसे क्या बोलेंगे? एफसीसी, साइड सेंटर क्यूब। साइड के सेंटर पे आ गया ना, फिर बाद में सीधा लिख देंगे सी, कॉर्नर। सीसी लिख देंगे, कॉर्नर क्यूबिक। चलो ठीक है, बताओ क्या इसमें से नेट फ्लक्स निकाला जा सकता है? हाँ। गाउस लॉ लगा सकते हैं? हाँ। पहले करना पड़ेगा इसे क्लोज, क्लोज करने के लिए देखते जाते हैं बच्चों, क्या ये क्लोज हो गया? क्या अब हो गया? क्या अब हो गया? इसका मतलब अब बताओ इसका नेट फ्लक्स कितना है मेरे पास पूरा पैक करने के बाद? नहीं पूरा, लेकिन मुझे तो केवल एक का चाहिए। बताओ बच्चों, इस φ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्यू बाई, अच्छा लगा, ठीक है ना भैया? गाउस लॉ लगाना है अगर तुम्हें, तो एक चीज रटनी पड़ेगी, क्या? क्लोज सरफेस, सरफेस को क्लोज करना तुम्हें आना चाहिए, है ना? वॉइस तो चल रही ना मेरी, हेलो 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 हेलो। यार ये ब्लर हो गया, मजा नहीं आएगा, जूम करके आउट कर दो। अब हो गया सही? अब सही है, देखते जाओ बच्चों कि अगर मैं इस बार क्या करता हूं,
जो है चार्ज को इस बार कहां रख दिया बताओ, वन ऑफ द कॉर्नर। इसे पैक करना है, तैयार हो पैक करने के लिए? बताओ पैक हो गया? पैक हो गया? हो गया अब? हैं? अब तो हो गया ना? ओ नहीं, गलती हो गई भैया। अब हो गया? अब नको, अब कितने लगे बताओ? 8 क्यूब लगे इसको पैक करने के लिए। तो नेट फ्लक्स कितना मिला? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ केवल एक के लिए चाहिए, कौन एक, कौन था, कहां था वो? यो, तू क्यों छुप रहा भाई? बात तो तेरी चल रही है, रिश्ता तो तेरा होना है, दोस्तों का आगे कर दिया। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट में किसका डिवाइड कर दूंगा? कुछ समझ में आया? है कि नहीं? ठीक है, और भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ छोटे छोटे, बोर तो नहीं हो रहे बच्चों ज्यादा? देखते जाना। एक ये ले लिया, और एक क्या कर दिया बच्चों मैंने, इस बार चार्ज को कहाँ रख दिया, इसके, और इसमें भी कहाँ रख दिया? क्या इससे फ्लक्स निकाला जा सकता है क्या? तो जवाब है नहीं। पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको यहां से पैक कर दिया, और इसमें भी से थोड़ा ऐसे टेढ़ा हो गया हुआ, हाँ, कर दिया क्या पैक? बताओ नेट फ्लक्स कितना हो गया हमारे पास अब? इसकी वजह से भी कितना होगा? लेकिन अगर मुझे केवल इसके लिए चाहिए तो कितना हो जाएगा? इसके लिए बता दो। अच्छा लगा? गाउस का छोटा मोटा जीता जागता एग्जाम्पल है, आसानी से निपटा सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन। तो आज हमने गाउस के बारे में सिर्फ सीखा है कि गाउस होता क्या है। इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। आज के लिए इतना काफी है बच्चों, थैंक यू सो मच मुझे इतना सहन करने के लिए। थैंक यू नेहा बेटा। खाना खा के आई तू आज?